उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और यह है भारत के युद्ध। प्रायः सभी परीक्षाओं में यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो या छोटी परीक्षाएं हों, सभी में युद्ध पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी सिंगल क्वेश्चन के रूप में और कभी कभी क्या होता है कि 4 जो ऑप्शन देके और मेल करने के लिए पूछते हैं। तो आइए हम आज एक श्रृंखला शुरू करेंगे। लगभग 2 या 3 वीडियोज़ में सारे ये जो युद्ध है हम देख लेंगे। कौन कितना मोस्ट है उसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला मोस्ट है वो दसराग युद्ध, ठीक है। दसराग युद्ध, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि किसके मध्य हुआ, तो पुरु और त्रित्सु इनके मध्य हुआ, ठीक। अब यहाँ पे क्या इसका जो मोस्ट क्या है, तो बैटल ऑफ 10 किंग, ठीक है। 10 किंग, सॉरी 10 राजाओं का युद्ध। कहा जाता है कि एक तरफ 10 राजा थे, एक तरफ जो अकेले। तो यह युद्ध आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दसराग जो युद्ध किसके मध्य हुआ। पहला हो गया पूर्व, तो फिर बनता है कि कहाँ हुआ, मतलब किस नदी के किनारे हुआ, तो रावी, और इसका प्राचीन नाम परुष्णी, ठीक है। फिर एक बात और है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन आता है कि दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है या किस वेद में है। तो आपको कहाँ देखना है, ऋग्वेद में और 7वें मंडल में, ठीक है। इस युद्ध में त्रित्सु, कहीं लिखा है तुर्वस, ठीक है, देख लीजिए, त्रित्सु समुदाय की विजय हुई, ठीक है। इसका नेतृत्व राजा सुदास कर रहे थे। अब ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो फैक्ट कौन कौन से हैं। दसराग युद्ध किसके मध्य हुआ, सुदास 7वां मंडल ऋग्वेद का, और रावी नदी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो कि बहुत फेमस है युद्ध, कलिंग युद्ध। अब यहाँ से देखो टाइमिंग भी इसकी मोस्ट है। तो कलिंग युद्ध आप सबको पता है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में अपने इतिहास के, 261 ईसा पूर्व, ठीक है। राजा कौन थे, अनंत पद्मनाभन, और दूसरे कौन थे, सम्राट अशोक, सबको पता है। यहाँ पे एक, अब देखिए फैक्ट कौन कौन से मोस्ट है यहाँ पे। पहला फैक्ट मोस्ट है कि अशोक के जब राज्याभिषेक हो गया था उसके कितने वर्ष बाद, तो 8वें वर्ष बाद, मतलब सॉरी 8वें वर्ष, मतलब जो 8 वर्ष, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, किसके जो मध्य हुआ। चौथी बात, कब हुआ, 261 जो ईसा पूर्व। कलिंग कहाँ है, कौन सा क्षेत्र, तो उड़ीसा का क्षेत्र। कौन जीता, आपको पता है, अशोक जीता। इसी युद्ध के बाद जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने जो युद्ध नीति छोड़कर क्या किया, धम्म की नीति अपना ली। तो यह युद्ध ओडिशा के धौलीगिरी, हालांकि ये सब जरूरी नहीं है कहाँ हुआ, ये नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि वहाँ पे एक दया नदी थी, वहाँ पे हुआ था, ठीक। अच्छा, ये ज़्यादातर युद्ध प्राचीन, ठीक, नदी के किनारे क्यों होते थे, क्योंकि भाई पानी की तो आवश्यकता होती है ना, ठीक। युद्ध के एक नियम होते थे कि इस टाइम तक होगा, फिर खाना पीना खाएंगे, तो पानी के लिए। और फिर क्या होता है कि नदी के जो आसपास मैदान भी रहता है अच्छा खासा, तो ये होता है, ठीक। तो यहाँ पे अशोक की विजय हुई थी। और ये बहुत मोस्ट है कि कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के 12वें शिलालेख, यहाँ पे फिर से लिखा देखिए, अशोक के 12वां शिलालेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है, ठीक है। ये यहाँ पे इससे ये भी एक फैक्ट आपको जो मिल गया। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि कलिंग युद्ध किस अभिलेख में वर्णित है, तो 13वें अभिलेख में। यहाँ से ध्यान रखना, कलिंग युद्ध के बाद से ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने धम्म की नीति यानी कि धर्म की नीति अपनाई। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अशोक का हृदय कलिंग युद्ध से ही परिवर्तित नहीं हो गया। किसी के पीछे कई कारण होते हैं, बस तात्कालिक कारण कुछ और हो जाता है। देखिए क्या था कि अशोक अपनी सारी जो जिंदगी मार काट ही मचाता रहा, उसको लास्ट में पता चला कब तक मैं ये सब करूंगा, कभी तो इसका अंत होना चाहिए। इसलिए तात्कालिक कारण क्या हो गया, कलिंग का युद्ध। और कई कारण हैं, कभी ठीक बताएंगे विस्तार से, आगे देखते हैं। तो फिर देखेंगे नंबर 3 पे है हमारा हाइडे स्पीच का युद्ध, ठीक है। ये भी बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो ये कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व, और किसके बीच, सिकंदर और पोरस के बीच, ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच, ठीक है। यहाँ पे भाई सिकंदर की विजय हुई। इस युद्ध को झेलम के युद्ध से भी जाना जाता है, ठीक है, झेलम, ध्यान रखना यहाँ पे। फिर अगला है नंबर 4 पे हम देखेंगे भारत पर प्रथम सिंध आक्रमण यानी कि अरब आक्रमण। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। 712, यहाँ से जो मध्य भारत की शुरुआत होती है, तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे अटैक किया था 712 में। राजा कौन थे, दाहिर, यहाँ के अपने वहाँ जो सिंध के थे वो कौन से, दाहिर। तो दाहिर और कासिम के बीच हुआ था, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी 11-12 में अटैक हुए, लेकिन वो जीते नहीं थे दाहिर से, ठीक है। तो ये वाला ही मोस्ट है, वो तो फिर इतिहास की बात हो जाएगी। अब देखिए, जो इस आक्रमण में मीर कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया, ठीक है, मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया। इसमें जो बड़ी कहानी है, सूर्यमला परिमला देवी, दो उनकी पुत्री थी दाहिर की।
तो वो सब बाद में बताएंगे कभी आपको। मोहम्मद बिन कासिम भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, ये आपको फैक्ट है यहाँ से जो मिल गया, ठीक है। अली अहमद द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ चचनामा, ठीक है, चचनामा किसने जो लिखा था? अली अहमद। में कहा जाता है कि चचनामा में दाहिर का इतिहास है, ठीक है। सिंध पर जो है अरब विजय की जानकारी मिलती है, कहाँ से? चचनामा से, ठीक। मीर कासिम जजिया लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, प्रायः, ठीक है, गैर मुस्लिमों से जजिया कर लिया जाता था। तो यहाँ से फैक्ट कौन कौन से जो मिल गए? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भाई हो गया, ठीक है। चचनामा में इसका जो वर्णन मिलता है, चचनामा दाहिर पे जो लिखी गई पुस्तक है, और किसने लिखा था? अली अहमद ने जो लिखा था, 712 में हुआ था, ठीक है। पहला अरब आक्रमण था। आगे देखेंगे अगला, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, सबको पता होगा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। कौन कौन? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक, सबको पता है। कौन जीता था बताइए कमेंट करके। सरहिंद किले के पास तराइन के मैदान में, ठीक है, कहाँ? तराइन के कहाँ? सरहिंद का किला, तराइन का मैदान, ये तो आपको नाम से ही है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, ठीक है। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज स्थापित करना था, आया था वो इसी ठीक दिमाग से। गौरी ने वर्ष 1175 में मुल्तान के शासकों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। देखिए, अब 1175 से गौरी भारत पे आक्रमण कर रहा था, ठीक है, ध्यान रखना। फिर 91 में इसकी झड़प होती है गौरी पृथ्वीराज चौहान से और हार जाता है। फिर 92 में आप देखेंगे अभी 92 में क्या होता है। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, फिर कौन? गौरी फिर से आ गया। तो पृथ्वीराज चौहान ने समझा कि भाई वो तो पहले वाला ही है, पहले उसको माफ कर दिया था, अभी फिर से हरा देंगे। लेकिन इस बार क्या था? ये तैयारी करके आया था। तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, भाई इस बार जीत जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने तो माफ़ किया था, लेकिन ये माफ़ नहीं करेगा। इसी विजय के साथ भारत में मुस्लिम शब्द की स्थापना हो जाती है, ठीक है। 1192 में वो जीतता है, तो यहाँ से ही मुस्लिम शासक की स्थापना हो जाती है। इस युद्ध को तरावड़ी या तराइन या आजमाबाद युद्ध भी कहते हैं। भाई ये दो नया फैक्ट एक मिला है, आजमाबाद युद्ध भी कहते हैं। चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, उसने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी। ये भी फैक्ट एक जो मिल गया आपको, पुस्तक लिखी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था भारत में? तो भीमदूती ने पराजित किया था, ठीक है, भीमदूती ने। तो यहाँ से फैक्ट कौन कौन सा जो मिला कि चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। कौन सी पुस्तक लिखी? पृथ्वीराज रासो। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान के गुणगान किए गए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे चंदावर का युद्ध, ठीक। प्रायः कहा जाता है कि भाई गौरी को जयचंद ने ही बुलाया था, किसको हराने के लिए? इनको सॉरी पृथ्वीराज जी को, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जयचंद को लगा था कि वो गौरी हरा के चला जाएगा, लेकिन गौरी ने क्या किया? यहाँ पे भाई शासन करने की सोची। तब क्या ये ठीक जयचंद से भी ठन गई इनकी। तो 1194 में जयचंद को भी हराता है कौन? गौरी। देखिए, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा, कहाँ के राजा थे? कन्नौज, जयचंद को पराजित किया। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद का पूर्ववर्ती नगर था, जो उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के जिले का मुख्यालय है, ठीक है। छोड़िए, अब जयचंद जो है वो गढ़वाल वंश का था, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।